नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम कर रहे हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके सभी भेदों की जानकारी। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। देखिए यहाँ नाम लिखा है, जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो। एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। मोहन की बहन खाना बना रही है। तो देखिए उपयुक्त वाक्य में मोहन जो शब्द है संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर और कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जैसे मोहन, देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, जो पहले जहाँ पर मोहन का नाम था अब हम वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह, देखिए यहाँ ऊपर जो मोहन था वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। उसकी माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो ऊपर जहाँ पे मोहन शब्द का प्रयोग हुआ था वहां पर हमने वह, उसके, उसकी और उसकी बहन शब्द का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वाक्यों के अंदर, तो यहाँ पे देखिए बदल गया है, तो ये चेंज हो गया है। तो इससे क्या होगा, वाक्य भी रुचिकर बनेगा और आकर्षक लगते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो संज्ञा के स्थान पर सिंपल सी परिभाषा इसकी होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या किसी के नाम की जगह पर आते हैं। इसकी और भी साधारण सी परिभाषा होती है कि संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई या कुछ आदि ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के नाम की जगह पर, जहाँ किसी का नाम होता है जिसे संज्ञा कहा जाता है, उसकी जगह पर इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए यहाँ पुरुषवाचक है जिसमें मैं, हम, तू, तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक यह, वह। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक क्या, कौन। निजवाचक अपना, अपने। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्न परिभाषाएं दी जाती रही हैं। तो हम उसमें से एक परिभाषा यहाँ पर हम कुछ ले रहे हैं। जैसे देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए हम एक ही शब्द की कई परिभाषाएं ले रहे हैं ताकि एक साझी समझ जो है इस विषय पर बनाई जा सके। दूसरी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी एक साधारण परिभाषा है। और एक और परिभाषा यहाँ पर आती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता होता व्यक्ति जो बोलता है,
द्वारा खुद के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो वक्ता बोलने वाला है, जब वो बात करते समय अपने विचारों को, कोई बात खुद के लिए बोलता है या सामने वाले के लिए कुछ शब्दों का जो प्रयोग करता है, वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे एक परिभाषा और इसकी आती है कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होनी होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है। जब सर्वनाम शब्दों का इनके लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष जो नोट करने योग्य बात आती है वो है सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। देखिए सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में से उनके लिंग का जो निर्धारण है वो क्रियापद से होता है। क्रिया मतलब जो काम का जब पता चलता है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसका निर्धारण होता है कि सर्वनाम किसके लिए है। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे मैं शब्द है, तू है, आप, यह है और वह आते हैं। तो ये इन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर ऐसे शब्द आते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उनके लिंगों की पहचान भी देखेंगे कि हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो देखिए चाहता जब शब्द आता है तो क्रिया क्या है, चाहना। तो इसका मतलब है कि ये किसके लिए यूज किया गया है, पुरुष के लिए। यहाँ मैं शब्द, मैं घर जाना चाहती हूँ, तो ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया। देखिए दोनों जगह पे ये आप देख पा रहे हैं मैं शब्द है, तो दोनों एक पुरुष के लिए है और एक स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं, तू कहता है तो ठीक ही होगा। तू कहता है तो ये किसके लिए यूज हो गया, पुरुष के लिए। तू जब तक आई तब तक वह चला गया। तू जब तक आई, आई जो क्रिया शब्द है उसी के साथ हम बताएंगे कि ये सर्वनाम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। आजकल आप कहाँ रहते हैं, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, तो ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम जो अभी हमने देखा था कि पुरुष जो सर्वनाम है वो लिंग का जो निर्धारण है वो क्रियापद से होता है। यहाँ हम इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसा कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में भी देखा था, तो यहाँ 3 इसके आगे प्रकार किए जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। देखिए यहाँ जानकारी योग्य बात यह है कि जिन शब्दों से जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, जब अपने लिए जो शब्द यूज कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं, तो हम खुद के लिए यूज करते हैं। हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सभी शब्द जो हैं जो बोलने वाला है हमेशा अपने लिए प्रयोग करता है। इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ मैं किसके लिए यूज किया गया है, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। हम मतदान नहीं करेंगे, हम कौन बोल रहा है, जो बात कर रहा है वही अपने आप को कह रहा है। यह कविता मैंने लिखी है, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो हमारी जो शब्द यूज किया गया है वो खुद उसने, बोलने वाले ने अपने लिए यूज किया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो यहाँ मैंने शब्द भी जो है बोलने वाला अपने लिए यूज प्रयोग कर रहा है। तो इसमें
दोबारा से हम इसको देख सकते हैं कि जब बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जो है लिखी गई है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, या जो जिससे हम बात कर रहे होते हैं सामने वाले से, उसके लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, हम सामने वाले को ही कहते हैं। तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने या आपने। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम क्या है, अपने सामने जो हो, जिसे हम बात कर रहे हों, उसके साथ प्रयोग करते हैं। इन्हें कुछ उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तो तुमने जो शब्द है वो सामने वाले के लिए यूज किया जाता है। तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं जो हमारे सामने होता है तो हम तुम्हारे शब्द का प्रयोग करते हैं। तू घर देर से क्यों पहुंचा? जब आपके माता पिता या कोई भी आपसे पूछता है कि तू घर, मतलब जब वो सामने वाले से बात करता है, तुमसे कुछ काम है, हम ये भी सामने वाले से पूछते हैं। तो जो वाक्य, जो सर्वनाम शब्द हम अपने सामने वाले जो हमारी बातें सुन रहा होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद हम आते हैं अंतिम अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। यहाँ एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति, पुरुषवाचक में हमेशा व्यक्ति की ही बात आएगी कि उत्तम जो बात कर रहा है, जो जिसके साथ बात कर रहा है और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अन्य पुरुष वो होता है जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं होता जिस समय हम बात कर रहे हैं, और उसके बारे में हम जो शब्दों का प्रयोग करके बातें कर रहे होते हैं वो होती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे या उनसे आदि शब्द। हम इनको एक उदाहरणों द्वारा देखते हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ देखिए, वे, हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं, तीसरे के बारे में, कि वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने, वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उसे कुछ मत कहना। उसे, उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं। तो ये जो शब्द हैं वो किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो निश्चय का मतलब होता है निश्चित होना। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, हम यहाँ कुछ परिभाषाएं लेते हैं उसकी, सिर्फ एक से ही नहीं, ताकि हम मिलकर उसको एक निश्चित उस पर पहुंच सके। हम भी किसी की इन सबको मिलाकर इसकी एक कॉमन या सामान्य परिभाषा इसकी बनती है। तो निश्चय की हम दूसरी बात करते हैं, जिस सर्वनाम से वक्ता की जो बात कर रहा है पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सरल शब्दों में इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, निश्चय मतलब निश्चित, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह शब्द है, वह, ये, वे। अब हम उदाहरणों के द्वारा वाक्य में इनका प्रयोग करके देखते हैं। तनुज का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है। देखिए, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है यह, तनुज का छोटा भाई। तो वो निश्चित शब्द है कि ये उसके छोटे भाई को ही कहा गया है। तो देखिए, यहाँ निश्चित है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है।
तो कौन लौट आया है? अब इसमें कोई निश्चित वाली बात नहीं है, वो निश्चित है कि किशोर ही बाजार गया था और उसी के बारे में बात की गई है कि वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्य में देखिए, यह और वह शब्द जो है किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, उसे, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि वस्तु या व्यक्ति निश्चित न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अब इनका प्रयोग हम वाक्यों में करके देखते हैं। देखिए, वाक्यों में इनका जब हम प्रयोग करके देखेंगे तो मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। देखिए, यहाँ से कोई शब्द का प्रयोग हो गया। वाक्य से ही हम देख सकते हैं कि मोहन कोई तुमसे मिलने आया था। कोई का मतलब भाई मुझे नहीं पता कि कौन था, कि कोई आया था, तो ये स्थिति क्या हो गई? अस्पष्ट हो गई। अब वो कहता है पानी में कुछ गिर गया है। कुछ का मतलब क्या है? यहाँ भी स्थिति अस्पष्ट हो गई कि हमें निश्चित नहीं कर पा रहे कि क्या गिरा है। तो यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तुओं का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम इनको इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो। देखिए, दो सर्वनाम शब्दों का जब आपस में क्या हो? संबंध हो। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो उनका देखिए आपस में संबंध हो सर्वनामों का, या जो दो सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं किसी वाक्य को। अब इसकी एक परिभाषा और हम ले लेते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। इस प्रकार का जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो कहीं ना कहीं लोकोक्तियों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे जैसा और वैसा जो शब्द है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे दोनों शब्द भी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध किससे है? जैसा से है, तथा उसकी का संबंध जिसकी से है के साथ रहता है। अंत ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ परिभाषा लिखी है। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनसे ऐसा लगे कि किसी से सवाल पूछा गया है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक और इसकी परिभाषा हम लेते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न करने के लिए बात एक ही आती है इसमें, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या या किसने, और बहुत सारे सर्वनाम में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो वाक्य के अंदर हम इनका प्रयोग करके जब देखेंगे तो देखिए लिखा है टोकरी में क्या रखा है। तो किसी न किसी तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस टोकरी में क्या रखा है। बाहर कौन खड़ा है। देखिए, यहाँ सवाल पूछने का कहीं न कहीं इशारा हो रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो। तो ये सभी जो सर्वनाम है वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। अंत ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इसी के साथ हम निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निज का अर्थ होता है
अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। देखिए यहाँ लिखा है बोध या ज्ञान कराने वाला, और निज में होता है अपना, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता देखिए बोलने वाला, जो शब्दों को बोलता है, किसी चीज को अपने साथ दर्शाने का या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला है वो खुद के लिए करता है, जैसे अपने, मेरी, निजी, खुद आदि शब्द। अब वाक्यों में हम इनका प्रयोग करके देखते हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। तो यहाँ देखिए अपने मतलब जो कपड़े हैं और जो उस व्यक्ति का जो संबंध है बोलने वाले का, वो कौन सा शब्द बता रहा है? अपने। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। अपने, मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा। वहां जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। अब देखिए ये बोलने वाला है और जो गाड़ी है उनका क्या हो गया? संबंध हो गया। तो निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी वस्तु के साथ वक्ता का जो संबंध है वो दर्शाते हैं, जो उसे दर्शाते हैं कि ये मेरी है चीज, निजता जिसे कहा जाता है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे विशेषण और उसके सभी भेदों के उदाहरणों सहित पूरी जानकारी के साथ। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।